जब आपके पास कोई भी ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो एनर्जी उसमें कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हमने इसको प्रूव करना है फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसको प्रूव करने के लिए एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और उसके दूसरे एंड पे एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है वो अटैच्ड है। जब आप इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लाके रिलीज करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। और अब हमने देखना है क्या ये ऑसिलेटिंग सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व है कि नहीं है। तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, मीन पे जो फोर्स है वो 0 है और एक्सट्रीम पे जाकर जो फोर्स होगी वो आपके पास kx होती है, क्योंकि आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ से हम लिखते हैं। तो जब आप इस सिस्टम की एवरेज फोर्स लिखेंगे तो इसकी जो एवरेज फोर्स लिखी जाएगी वो फोर्स होगी मीन पे जो फोर्स थी 0, और जब आप इसको किसी डिस्टेंस x तक एक्सटेंड करते हैं स्प्रिंग को तो आपके पास kx फोर्स बन जाती है, और एवरेज फोर्स के लिए आप दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज फोर्स जो है वो इसमें आ जाएगी हाफ kx। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन होता है जब आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उस स्ट्रेचिंग के दौरान जो इस पे वर्क करेंगे वही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो असल में वर्क के इक्वल है, और वर्क जो है वो आपके पास एवरेज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्योंकि एवरेज फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली है, वो एवरेज फोर्स हमारे पास आई है हाफ kx, और जिस डिस्प्लेसमेंट तक आप लोगों ने इसको एक्सटेंड किया था वो x था। तो यूँ हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी बन गई वो इस सिस्टम की आ गई हाफ kx²। और इस रिलेशन में ये जो x है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी करता है ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। जैसे जैसे बॉडी मीन से अवे जाएगी तो ये x इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मीन की तरफ आएगा तो x के कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो हम लोगों को पता लगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फंक्शन ऑफ द x है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसके 2 वैल्यूज़ लिखते हैं। एक लिखते हैं इसकी वैल्यू मीन पे, और मीन पे क्योंकि हमें पता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो इस एक्सप्रेशन में जब हम 0 पुट करेंगे तो वी गेट पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन विच विल बी 0। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मीन पे है। अब अगर आप चाहते हैं कि जब ये ऑसिलेटिंग सिस्टम एक्सट्रीम पे होगा तो वहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो एक्सट्रीम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को x0 पुट करते हैं इस रिलेशन में, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एट द एक्सट्रीम पोजीशन विच विल बी हाफ kx02। तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का जनरल रिलेशन भी लिखा, पोटेंशियल एनर्जी मीन पे भी देखी और एक्सट्रीम पे भी। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, और अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल रिलेशन हाफ mv²। तो उसी रिलेशन से हम लोग काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है हाफ mv², और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम वेलोसिटी डिस्कस कर चुके हैं x0 √k/m 1 - x²/x02²। तो जब यहाँ पर आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ kx02 1 - x²/x02²। ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जनरल रिलेशन। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है अगेन फंक्शन ऑफ द x है। आपके पास जैसे जैसे ये x वेरी करेगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज होती रहेगी। इसकी भी हम दोनों वैल्यूज देखते हैं कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज एट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के लिए हम लोग x को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जब यहाँ पर x को 0 करेंगे तो 0 ओवर समथिंग आंसर इज 0, 1 - 0 1 बच जाएगा। तो रिलेशन में सिर्फ रह जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट द मीन इज इक्वल टू हाफ kx02।
ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की एट द मेन पोजीशन। अब अगर आप चाहते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पर x की जगह x नोट पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक्सट्रीम के लिए x को x नोट पुट करते हैं। तो इस रिलेशन से जब x नोट स्क्वायर ओवर x नोट स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0, सब कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की जब आप एक्सट्रीम पे बात कर रहे हैं तो वो होगी 0। तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जनरल रिलेशन भी देख लिए और मीन और एक्सट्रीम पे भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर आप लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो किसी भी पोजीशन पे सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग अगर टोटल एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर देखें, टोटल एनर्जी जो है वो असल में सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है एट एनी पोजीशन। तो चाहे जनरल जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की, इन दोनों को ऐड कर लें। चाहे अगर आप मीन पे चाहते हैं टोटल एनर्जी, तो मीन पे पोटेंशियल और मीन पे काइनेटिक को ऐड कर लें। तो 0 में हाफ के एक्स नोट स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। यही बात आप एक्सट्रीम पे भी कर सकते हैं कि आप पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे है हाफ के एक्स नोट स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0, तो इनका जो सम है अगेन वही आएगा हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। तो मतलब हम किसी भी पोजीशन पे लिखें तो टोटल एनर्जी जो होगी वो आपके पास होगी हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। तो हमें यहां से एक बात पता लगी कि जो टोटल एनर्जी है इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट चेंज होने से आपके पास टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम। हाँ, आप देख सकते हैं ये जो टोटल एनर्जी का रिलेशन आया है, इससे पता लगेगा कि जो टोटल एनर्जी है वो असल में प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है। तो टोटल एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। आपके पास एक ऑसिलेटिंग सिस्टम जो आइडियली ऑसिलेट कर रहा हो, क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम अगर ट्रेंड को डिस्कस कर लें, इसी ट्रेंड को हम डिस्कस करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है तो उसकी जो एनर्जी में वेरिएशन है वो कैसे होगी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का ट्रेंड देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 थी और एक्सट्रीम पे हाफ के एक्स नोट स्क्वायर है। मतलब जब ऑब्जेक्ट मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव किया है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इंक्रीज हो रही है। अब अगर आप ट्रेंड देखें इसकी काइनेटिक एनर्जी का, तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स नोट स्क्वायर है, जबकि एक्सट्रीम पे जाके ये कम होते होते 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करेंगे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जब ये ऑसिलेटर मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है और टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका एक ट्रेंड आ गया मीन से एक्सट्रीम, और इससे उलट आप एक्सट्रीम से मीन की तरफ भी डिस्कस कर सकते हैं। अब इसी बात को अगर हम एक ग्राफ में शो करें तो ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एनर्जी में वेरिएशन है। हमारे पास सपोज ये जो लोअर लाइन है ये मीन आपके पास शो कर रही है, लोअर लाइन जो है मिनिमम वैल्यू को, जो कि 0 है। आपके पास मिनिमम वैल्यू जो है वो हम इस लोअर लाइन से शो कर रहे हैं, और ये जो मैक्सिमम एनर्जी है इस ऑसिलेटिंग सिस्टम की वो आपके पास ये अपर लाइन से शो कर रहे हैं। ये जो अपर लाइन ड्रा की गई है ये है फॉर द मैक्सिमम लेवल। तो क्योंकि एनर्जी जो है वो 2 लेवल्स के दरमियान में है, मिनिमम एनर्जी 0 है और मैक्सिमम एनर्जी ये है। तो ये जो अपर लाइन है ये आपके पास मैक्सिमम एनर्जी के लिए है, लोअर लाइन जो है वो मिनिमम के लिए है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम एक्सट्रीम टुवर्ड्स द मीन, ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर आप बात करें, चलें इसको हम मार्क कर लेते हैं एज एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपके पास मीन और ये सेकंड एक्सट्रीम, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन और ये आपके पास सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर सपोज ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये हम लोगों ने मीन जिसको ओ से शो किया हुआ है, और ये आपके पास सेकंड एक्सट्रीम है जिसको ई प्राइम से शो किया है। अब देखें जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पे होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक्सट्रीम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है,
जबकि मीन की तरफ जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये जो ग्राफ हमने शो किया है, ये एक्सट्रीम के ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब ऑब्जेक्ट मीन की तरफ गया है तो ये ग्राफ जो है ये आस्ता आस्ता लोअर वैल्यू की तरफ जा रहा है, मीन पे जाके पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो गई है। फिर दोबारा जब ऑब्जेक्ट मीन से फर्दर एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो एक्सट्रीम की तरफ जाने का मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये ग्राफ चेक कर सकते हैं, एक्सट्रीम से मीन की तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, फिर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जब मूव किया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये आपके पास जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का ट्रेंड शो कर रहा है। तो अब हम ट्रेंड देख लेते हैं इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटर, अगर आप देखें ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम से जब मीन की तरफ मूव करेगा तो क्योंकि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, मिनिमम है, तो हम ये ग्राफ स्टार्ट करेंगे मिनिमम लेवल से यहां से, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मीन की तरफ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगी। और जब ये फर्दर मूव करेगा टुवर्ड्स द अदर एक्सट्रीम तो दोबारा से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो हमने ये वाली जो बात है वो हमने एक ग्राफ में भी शो कर दी है। अब इसमें हम लोग जब ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम से जब मीन की तरफ जाते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती है, तो कहीं एक ऐसा पॉइंट भी मीन और एक्सट्रीम के इस पाथ में आएगा जहां पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। अगर ग्राफिकली आप देखते हैं तो ये जो इंटरसेक्शन है इन दोनों ग्राफ का, ये असल में वो पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो इक्वल हो जाएगी। ये वो पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है आपके पास ये शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। अब हम देख सकते हैं कि जब एक ऑसिलेटर मूव करता है तो इसके इस एक्सट्रीम से अदर एक्सट्रीम तक जाने में दो पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे, क्योंकि यहां भी एक्सट्रीम और मीन के कहीं इस पाथ में ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी और ये काम यहां भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक कंप्लीट ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे तो कितनी दफा ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगे, तो वो 4 टाइम होगा, क्योंकि एक पॉइंट यहां पर आएगा, एक पॉइंट फिर यहां पर आएगा। अभी ये हाफ ऑसिलेशन हुई है, जब ऑब्जेक्ट वापस आएगा फिर यहां पर उस पॉइंट से गुजरेगा जहां से काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होगी, और यही काम यहां पर भी होगा। तो इसका मतलब आप एक बात नोट कर सकते हैं कि जब आपके पास ऑसिलेटर एक कंप्लीट ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो हाउ मेनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल, तो वो 4 टाइम ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन के इस ट्रेंड से कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटर कन्वर्ट होती हैं ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। जब ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है तो उस ऑसिलेशन में वो कौन सी पोजीशन होगी जहां पर उस ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी? क्या वो मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम है, यानी x = x0/2 है, या वो कोई और पोजीशन है? यानी हमने डिस्कस करना है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल। हम चाहते हैं कि वो पोजीशन ढूंढे जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वल हैं। यानी क्या ऐसा है कि x = 0 मीन पे क्या ऐसा होगा कि ऑसिलेटर की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी? क्या ऐसा हमारे पास मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम पे होगा, यानी x0/2 पे, या हमारे पास ऐसा जो है वो x = x0/√2 पे होगा, या ऐसा हमारे पास x = x0 एक्सट्रीम पे होगा? तो हमने इस वाली बात को कैलकुलेट करना है कि फॉर विच पोजीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल। तो हम लोग क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन लिखा था ½ kx02 1 - x2/x02, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन ½ kx²। तो दोनों एक्सप्रेशन को हमने इक्वल रखा है, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और हम ऑसिलेटर की पोजीशन चेक करना चाहते हैं। ये ½ k, इस ½ k से हमने कैंसिल आउट कर दिया। x02 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन यू बनेगी x02 - x² = x²। ये -x² उधर प्लस हो जाएगा तो आपके पास x02
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच बिकम द 2x स्क्वायर। हम क्योंकि पोजीशन चेक करना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहते हैं, तो हम इस 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x अगर कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी पोजीशन एक्स नॉट बाई अंडर रूट 2। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि वो कौन सी पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इक्वल है। ये पोजीशन मिड नहीं है, क्योंकि एक्स नॉट बाई अंडर रूट 2 को अगर आप लिखेंगे तो ये पोजीशन आपके पास जो बननी है, ये 1 बाई अंडर रूट 2 को आप 0.70 कहते हैं, तो हमारे पास ये पोजीशन जो है ये बननी है असल में 0.70 एक्स नॉट। मतलब है कि 70% आपके पास ये डिस्टेंस होगा, ये मिड नहीं होगा, 50% नहीं है, ये असल में 70% ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो वाला पॉइंट होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आएंगी। तो आप इस वाले एक्सप्रेशन में यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में एक्स की डिफरेंट वैल्यूज देके तो फाइंड कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम ये डिफरेंट पोजीशन यानी x इज इक्वल टू 0 मीन के ऊपर अगर आप बात करें तो इस एक्सप्रेशन में हम जब मीन के ऊपर ये x को 0 पुट करते हैं तो हमें पता है ये आपके पास वैल्यू जो बच जाएगी ये बचेगा 0 ओवर समथिंग 0, 1 माइनस 0 1, तो आपके पास आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर विच इज द टोटल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो मीन पोजीशन है जो x इज इक्वल टू 0 है वहां पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी टोटल एनर्जी के। और अगर पोटेंशियल एनर्जी में आप x को 0 पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में आप यहाँ पर x को 0 लगाएंगे तो ये मुकम्मल 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे 0 होगी, यानी मीन पोजीशन के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में अपीयर होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर नहीं होगी। अब हम इससे नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं, मिड ऑफ द मीन एट एक्सट्रीम x नॉट बाई 2। तो जब यहाँ पर हम x नॉट बाई 2 को स्क्वायर करेंगे तो x नॉट स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 3/4 के साथ आएगा हाफ के x नॉट स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आएगा 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। और यहाँ जब आप पोटेंशियल एनर्जी में पुट करेंगे x की वैल्यू x नॉट बाई 2 तो आपके पास बचेगा हाफ के, और यहाँ x नॉट बाई 2 पर स्क्वायर भी है तो 1/4 आ जाएगा, यानी 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। इसी तरह से हम इस पोजीशन पे तो MCQ सॉल्व कर चुके हैं कि ये वो पोजीशन है जहां दोनों इक्वल होंगी, यानी हाफ आपके पास टोटल एनर्जी है वो अपीयर होगी एज काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का हाफ जो है वो एज पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होगा। और इसी तरह लास्ट पे आ जाएं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब आप बात करेंगे तो हम एक्सट्रीम के ऊपर जब x को x नॉट पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0 हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास हाफ के x नॉट स्क्वायर मतलब टोटल एनर्जी हो जाएगी। इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि जब आप मीन पे बात कर रहे हैं तो 100% जो एनर्जी है यानी टोटल एनर्जी काइनेटिक की शक्ल में अपीयर हुई है, और 0% है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर 3/4 मतलब है 75% जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर है, और बाकी जो आपके पास 1/4 मतलब 25% जो है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर हाफ आपके पास जो टोटल एनर्जी का हाफ है वो काइनेटिक है और हाफ पोटेंशियल है, मतलब 50% काइनेटिक और 50% यहाँ पर पोटेंशियल है। और जब आप एक्सट्रीम पे जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0% है और टोटल एनर्जी 100% जो है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो ये था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM।